भाई जी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं पहली बार कहीं जो है संगठन के भाइयों के बीच में कुछ बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी जैसे भाई जी ने बताया ही कि पहले हम भी संगठन में मतलब संगठन को देख करके ही जुड़े थे। संगठन में वैसे तो हमें उस तरह का अवसर नहीं मिला जिस तरह आप लोग कार्य करते हैं, पर जिस जिस प्रकार भी हमें अवसर मिला संगठन में, जब आंदोलन चलते थे उस समय हम लोग आए थे 2012 में। दो तीन आंदोलन हमने, जो लास्ट दो तीन आंदोलन हुए थे पतंजलि के माध्यम से बड़े स्तर पर, वो हमने अपनी आंखों से देखे। आप सभी से हम परिचित हैं। एक मतलब परिचयात्मक तौर पर काफ़ी भाइयों को भी हम जानते हैं जो सामने बैठे हैं, उनमें आदरणीय शास्त्री जी भी हैं। और जितना मैं जिस नाम से जैसे परिचित हूँ, लेकिन एक एक को भावनात्मक तौर पर यह भी जानते हैं कि संगठन का क्या अभिप्राय है। तो मैं अधिक वार्तालाप न करते हुए और आप सबको अपना आत्मीयजन समझते हुए ही मैं पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, इन सब का एक छोटी सी रूपरेखा आप सबके सामने रखता हूँ। थोड़ा नाम से तो आप परिचित हैं, जैसे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम। काफी समय तक तो आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम में भी लोगों को यह भेद रहता था कि पतंजलि गुरुकुलम में क्या है, आचार्य कुलम में क्या, पर अभी थोड़ी बहुत स्पष्टता है। अब हमारे पास चूंकि आचार्य कुलम में भी परम पूज्य श्रद्धेय गुरु जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी ने कभी भी बड़े बच्चों का एडमिशन नहीं लिया। हमेशा वहाँ छोटे बच्चों से ही गुरुकुल प्रारंभ किए गए। तो सर्वप्रथम गुरुकुल प्रारंभ किया था आचार्य कुलम से शिक्षण संस्थान के तौर पर। उससे पहले गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा जो है रेवाड़ी में, उसका भी संचालन पतंजलि योगपीठ ही करता है। तो हमारे पास आचार्य कुलम करके, आचार्य कुलम हरिद्वार, आचार्य कुलम रांची, आचार्य कुलम हरिद्वार जिसमें रेजिडेंशियल विद्यालय चलता है, आवासीय शिक्षण संस्थान चलता है, आचार्य कुलम रांची, कुमारी कट्टा, चिरांग, अरुणाचल में भी आचार्य कुलम है एक। ये सारे डे बोर्डिंग आचार्य कुलम चलते हैं। पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में है, पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में है, जो कि दोनों के दोनों आवासीय शिक्षण संस्थान है। एक का तो भव्य परिसर का निर्माण हो चुका है, आप सबने टीवी पर उसके फोटेज देखते ही रहते हैं। और पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग, जहाँ सर्वप्रथम पतंजलि गुरुकुलम की नींव रखी गई थी। उसके बाद किशनगढ़ गुरुकुल घासेड़ा, वह भी गुरुकुल के रूप में ही प्रसिद्ध है। और अभी गुरुकुल ज्वालापुर, जो पूज्य स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, अपने समय पर उसकी भी परम ख्याति थी। तो इतने शिक्षण संस्थान हमारे पास चल रहे हैं इस समय, और आगे और भी शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारियां चल रही हैं। इनमें किसी में भी, चूंकि आज अच्छा अवसर मिला है कि कम से कम आराम से इन बातों को बता सके कि कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे ये एक पीपीटी भी तैयार की है, तो समय समय पर इसके आचार्य कुलम के और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी, पतंजलि विश्वविद्यालय और आयुर्वेद कॉलेज, तो ये भी हमारे सारे मिलाकर के कुल शिक्षण संस्थान हो जाते हैं। इनमें अलग अलग विभाग चलते हैं, जैसे पतंजलि यूनिवर्सिटी में प्राच्य विद्या संकाय है, और आयुर्वेद के लिए बीएनवाईएस का कोर्स भी वहीं पर चलता है। आयुर्वेद कॉलेज में बीएमएस कराया जाता है। इन सब में प्रवेश कराने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया तो यह रहती है कि हर जगह किसी भी शिक्षण संस्थान में, चूंकि केवल बीएमएस का जो है गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो वो गवर्नमेंट के एग्जाम के थ्रू ही वहाँ एंट्रेंस होते हैं। बाकी सब जगह परीक्षाएं ली जाती हैं, चाहे गुरुकुल हो, चाहे आचार्य कुलम हो, चाहे पतंजलि यूनिवर्सिटी हो, सब जगह एक प्रक्रिया सामान्य है। कम से कम 3 स्टेज में हम लोग परीक्षाएं रख करके फिर विद्यार्थियों का हम लोग चयन करते हैं। और विद्यार्थियों का चयन केवल और केवल उनकी नॉलेज के आधार पर नहीं होता, वो एक पैरामीटर है। उसके साथ साथ दूसरा, चूंकि सभी शिक्षण संस्थान आवासीय हैं, आवासीय शिक्षण संस्थान में यदि विद्यार्थियों को आप रखना चाहते हो, यदि आपने मान लीजिए 50 विद्यार्थियों के एडमिशन लिए और एक विद्यार्थी भी आपको गलत मिल गया, गलत अर्थात आचरण से, उसका ऐसा स्वभाव ना हो, मान लो वो गाली देता हो, ऐसा स्वभाव ना हो कि वो किसी से भी झगड़ा कर ले, तो यदि एक भी विद्यार्थी ऐसा आ जाता है तो आपको समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो एडमिशन लेने के बाद भी हम तकरीबन तकरीबन 1 महीने तक तो थोड़ी निगाह रखते हैं बच्चों के ऊपर, थोड़ी दृष्टि रखते हैं, ताकि हम उनका चयन ठीक से कर सकें। फिर जो वर्ष भर, चूंकि आचार्य कुलम में अब तक 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक का एक स्लॉट मान लीजिए, फिर आप यूं समझ लीजिए यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी 12वीं कक्षा के बाद आते हैं।
किंतु पतंजलि गुरुकुलम में हमारा प्रयास है, परम पूज्य श्रद्धेय गुरु जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी का ऐसा निर्देश रहता है कि हम जितने छोटे बच्चे, जैसे शायद ही पूरी दुनिया में, जैसे प्ले स्कूल तो आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन जो है एक रेजिडेंशियल स्कूल चल रहा हो नर्सरी क्लास के बच्चे का, ये पूरी धरती पर कहीं पर भी नहीं। तो जिस बात में हम लोग यूनिक हैं, उस बात का आपको भी गौरव होना चाहिए कि छोटे बच्चों का आवासीय शिक्षण संस्थान यदि कहीं धरती पर चल रहा है तो वो पतंजलि गुरुकुलम है। और उसमें भी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने पहले क्योंकि 4th क्लास के बाद लड़के दरअसल मेरे पास आ जाते हैं और बच्चियां उसी गुरुकुल में रहती हैं, जो एक भव्य आप दृश्य देखते हैं गुरुकुल का। तो उस गुरुकुल में सुचारू रूप से संचालन होता है और उन छोटे बच्चों के लिए कम से कम नहीं तो 50 तो सन्यासिनी बहनें और कम से कम 100-150 माताएं उनके लिए निरंतर अहर्निश लगी रहती हैं, तब जाकर के वह शिक्षण संस्थान चल पा रहा है। चाहे पतंजलि गुरुकुलम हो चाहे आचार्य कुलम हो, सबकी वेबसाइट पर जैसे आप यूनिवर्सिटी देखें तो यूनिवर्सिटी का दृश्य है। यहाँ हर प्रकार के विद्यार्थी संगीत से लेकर सब प्रकार की विद्या ग्रहण करते हैं। ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इसमें 8954551111 विशेष रूप से यूनिवर्सिटी के लिए ही है। जब भी उनके प्रवेश होते हैं तो इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति संपर्क करके प्रवेश की प्रक्रिया या कौन कौन से कोर्स विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, कुछ मैंने बताए, जैसे बीए योग से भी होती है, बीए वहाँ व्याकरण से भी होती है, दर्शन से भी होती है। उसमें एक विशेष बात है कि परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी ने, यदि कोई भी विद्यार्थी संस्कृत में प्रवेश लेना चाहता है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहता है, संस्कृत से दर्शन पढ़ना चाहता है, ये दुनिया में कहीं पर भी प्राचीन परंपरा में दर्शन पढ़ाने की षड दर्शन और व्याकरण शास्त्र का पहला सूत्र रहता है अयूण, यदि हम प्रत्याहार सूत्रों की बात करें, और दूसरा वैसे सूत्र लाएं तो वृद्धिरादेश, तो लास्ट का सूत्र भी ऐसा रहता है। तो इस सूत्र को यदि कहीं इन सूत्रों को, इस शास्त्र को यदि अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, पूरी प्रामाणिकता के साथ पढ़ाया जाता है, तो वह पतंजलि योगपीठ है, पतंजलि विश्वविद्यालय। तो ऐसे शास्त्रों का कोई भी विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं, वहां विशेष बात यह बताना चाह रहा था कि चाहे षड दर्शन पढ़े चाहे व्याकरण शास्त्र पढ़े, 1 रुपया पतंजलि योगपीठ आपसे नहीं लेगा। पतंजलि विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी ने कर दी है। वहां केवल और केवल कुछ शुल्क आपका, वह भी आधा शुल्क जितना दूसरी स्ट्रीम में लिया जाता है, केवल आवास और भोजन का, उसका भी आधा शुल्क आपसे लिया जाएगा। उसकी डिटेल आदि सारी आपको पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, उनके चैनल जितने भी हों उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह पतंजलि विश्वविद्यालय की, और इसके साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों में 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, किस चीज के लिए? श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ करने के लिए, अष्टाध्यायी स्मरण करने के लिए, योग सूत्र आप में से भी बहुतों ने स्मरण किए, योग सूत्र स्मरण करने के लिए, षड दर्शन स्मरण करने के लिए। पूरे भारत में आज शायद ही कहीं 20,000 रुपए श्रीमद् भगवद गीता स्मरण करने के लिए दिए जाते हैं। वह पतंजलि योगपीठ में क्या, इतना प्राइस कहीं पर भी नहीं रखा। वह बिल्कुल निःशुल्क भी पढ़ सकता है, किंतु एक बात जरूर है कि बिना पुरुषार्थ के संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसमें इतनी सुगमता है, इतनी सहजता है कि हर प्रकार से पतंजलि विश्वविद्यालय में उनके लिए आप ऐसी व्यवस्था है कि विद्यार्थी थोड़ा भी पुरुषार्थ करे और अपने विषय के अनुरूप। एक तो ऐसा होता है कि विद्यार्थी पढ़ कुछ रहा है लेकिन जो है वह स्मरण कुछ कर रहा है, मतलब वो उसे याद कुछ करना पड़ रहा है लेकिन उसका सिलेबस अलग है। तो श्री गुरुजी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था करी, कोई पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, जो उसका सिलेबस है उसी के अनुरूप शास्त्र है। और विशेष रूप से ये सबसे बड़ी समस्या आती थी आयुर्वेद कॉलेज में और बीएएमएस और बीएनवाईएस के छात्रों के लिए, क्योंकि पढ़ाई उनकी सारी की सारी आयुर्वेद की और शास्त्र ऐसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता, तो थोड़ा बहुत तो उनको कराते हैं लेकिन पूरा पूरा शास्त्र तो उनके सिलेबस में ही नहीं। तो श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी ने, श्रद्धेय गुरु जी महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था की कि चरक संहिता को टुकड़ों में बांट करके, क्योंकि पूरी चरक संहिता एक साथ याद नहीं की जा सकती, या करने के लिए कोई बहुत अप्रतिम मेधा का कोई धनी हो तो वह व्यक्ति याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है। जैसे हमारे पास एक छात्र है वेद भानु जी, उन्होंने निरंतरता से, अभी वो 11वीं कक्षा में ही है, उन्होंने 21 से 25 शास्त्र स्मरण कर लिए और उनको आज भी वो स्मरण है। वो
और वह विद्यार्थी लगभग लगभग, क्योंकि स्मृति तब तक नहीं बरकरार रहती जब तक आप निरंतर पारायण नहीं करते। अब नहीं तो थोड़े समय के बाद जो है अनभ्यास से विषम शास्त्रम हो जाता है। यदि आप निरंतर अभ्यास नहीं करते तो वो विष की भांति हो जाता है थोड़ा सा। जैसे यदि आप निरंतर व्यायाम कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन आप 10 20 15 दिन महीना भर छोड़ दें उसके बाद तो कष्ट साध्य हो जाता है। ऐसा ही खेल बुद्धि का है। तो निरंतर वह पुरुषार्थ करता है उस चीज में। ऐसे ही कोई अप्रतिम मेधा का धनी हो तो पूरी चरक संहिता याद करे तो 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त करेगा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई में थोड़ा खर्चा तो आता ही। तो वह बड़े इनाम रखे। और जितना पुरस्कार एक सामान्य विद्यार्थी को अर्थात दूसरी स्ट्रीम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलता है, उससे 1.5 गुना अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की श्रद्धेय आचार्य श्री एवं परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज जी ने आयुर्वेद कॉलेज और BNYS के छात्रों के लिए। यदि कोई विद्यार्थी 20,000 रुपए श्रीमद भगवद गीता स्मरण करके प्राप्त करता है तो ये विद्यार्थी 1.5 गुना ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करेंगे उससे। तो ऐसी व्यवस्था महाराज जी ने की है। और उनके शास्त्र जैसे चरक संहिता उनके सिलेबस में है, उनके सिलेबस में योग है, उनके सिलेबस में षटकर्म है, पंचकर्म है, उनके सिलेबस में और आयुर्वेद की पुस्तकें हैं, अट प्रदीपिका है, घेरण संहिता है। तो इन सब शास्त्रों को भी अलग से रखा ताकि वे विद्यार्थी अपने सिलेबस के अनुरूप, अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप वे शास्त्रों का स्मरण करके और पारितोषित भी प्राप्त कर सके। तो ये आयुर्वेद कॉलेज में अब ये व्यवस्था आपको कहीं पर भी बाहर नहीं मिलेगी कि कोई पुरस्कार दे, क्योंकि वो तो फीस ही लेते हैं जितनी है, उससे बाद वो कुछ दे सकते हैं विद्यार्थियों को। यानी कि एक विद्यार्थी, मैं अपनी पढ़ाई पढ़ूंगा, यदि मैं चरक संहिता मेरे सिलेबस में भी, क्योंकि BMS के छात्रों के सिलेबस में चरक संहिता भी लगभग लगभग पूरी है, और जो है अष्टांग हृदय भी लगा हुआ है, कुछ एक पोर्शन छोड़ करके लगभग पूरी लगी हुई है उनके 5 साल के 7 साल के कोर्स में। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ चरक संहिता का पहला दूसरा अध्याय, उसमें सूत्र चलते हैं, दरअसल स्थान चलते हैं। चरक संहिता स्थान में डिवाइड है, फिर उसमें सूत्र चलते हैं। मैं समझाने के लिए अध्याय ही बोल देता हूँ। जैसे मेरे इस बार के सेमेस्टर में पहला दूसरा अध्याय लगा है, तो पहले दूसरे अध्याय में मान लीजिए 300-400 श्लोक होंगे, तो उन श्लोकों को अलग से निकाल दिया। मैं यदि श्लोक याद करता हूं तो मेरा एग्जाम भी अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे सिलेबस में है वो चीज। और यदि मैं उसको स्मरण करके प्रतियोगिता में सुना देता हूं तो मुझे पारितोषिक भी मिल जाएगा। वो पारितोषिक 7-8 हजार रुपए से लेकर के 3 लाख तक का है केवल चरक संहिता के लिए। तो ऐसी व्यवस्था महाराज जी ने की। यानी कि पतंजलि में कोई आकर के आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ना चाहे, फिर मैंने प्राचीन प्योर प्राचीन शास्त्रों को कोई पढ़ना चाहे उसके लिए तो और ज्यादा अच्छी व्यवस्था की, यह बता दिया। फिर जो बीच के हैं, जैसे योग चलता है पतंजलि विश्वविद्यालय में, फिर हिस्ट्री से भी अभी शुरू किया है, तो धीरे धीरे जो विषय बढ़ाए हैं उनका भी एक सामान्य जो है, जो भी थोड़ा बहुत शुल्क लिया जाता है, बहुत सामान्य लिया जाता है, पर उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अब तो सन्यासी भी वहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में बहुत भाई, बहुत सारी बहनें पढ़ाने जाते हैं। पूज्य आचार्य देवप्रिया जी वहां पर साक्षात जो है कुलानुशासिका के रूप में हैं। तो पूरी तरह से सुरक्षित और काफी अच्छा वातावरण बच्चों को प्रोवाइड किया, विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि यदि विद्यार्थी खाली रहते तब वो कुछ गलत कार्य या मान लीजिए अनुत्पादक कार्य, गलत तो क्या करेंगे लेकिन अनुत्पादक श्रम उनका हो जाता है। लेकिन आप जितना उनको व्यवस्थित रखते हैं उतना वो विद्यार्थी कितना कर सकते हैं आप भी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे वेद भानु का मैंने उदाहरण दिया, वो छोटा सा बालक अपने एक एक क्षण का पूरा सदुपयोग करता है। और हमारा प्रयास पतंजलि गुरुकुलम में, चूंकि मैं ही देखता हूं तो मैं थोड़ा सा पतंजलि गुरुकुलम के बारे में बताऊं कि पतंजलि गुरुकुलम में एक बात तो है कि आप प्रातः काल 4 बजे विद्यार्थी उठते हैं और रात्रि काल 9 बजे तक, उनके पास कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय में वो कुछ भी अनुत्पादक श्रम कर सके। यानी कि वो जितनी उनकी गतिविधि है वो केवल और केवल उनके विकास के लिए है। और हमने एक और यह भी प्रयोग किया पतंजलि गुरुकुलम में कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस, देखो इतने सब्जेक्ट के साथ संस्कृत ये पढ़ाया जाता है आचार्य कुलम में। यानी कि आचार्य कुलम आज भारत का सबसे अच्छा मॉडल है, वो भी रेजिडेंशियल। किस चीज के लिए? मॉडर्न एजुकेशन के लिए सबसे सुंदर, सबसे अच्छा। वहां से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का IIT में, JEE में सिलेक्शन भी हुआ, नीट के एग्जाम भी उन्होंने क्लियर किए। वहाँ पतंजलि कैरियर एकेडमी भी चलती है, जो कि आने वाले समय में राष्ट्र में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर और अपनी अपनी फील्ड में जितना बड़ा वो कर सकते हैं विद्यार्थी, वहां भी बहुत अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए वे बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त भी कर रहे हैं। उसका और अधिक जो है हमें परिणाम आने वाले 3 से 5 वर्षों में और अधिक परिणाम आएगा, और ज्यादा परिणाम आएगा निकल करके। क्योंकि
सबसे बड़ी बात एक मैं विशेष रूप से कहूं, जितने शिक्षण संस्थान हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी का साक्षात निर्देशन रहता है। तो कहीं भी किसी संस्थान में छोटी सी भी यदि कोई शिथिलता होती है तो हमको तुरंत जागरूक किया जाता है, हम उन चीजों को ठीक करते हैं और निरंतर, क्योंकि कहीं पर भी देखिए 100% आप कहने की बात है कि 100% करने का प्रयास करना चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन हमेशा संभावनाएं सुधार की रहती हैं और हम उस चीज को स्वीकार करते हैं कि कहीं पर भी कोई भी यदि हमसे भूल हो तो उसको हम तत्काल स्वीकार करके जितना सुधार कर सकते हैं उतना करें। अब आचार्य कुलम में प्रवेश की प्रक्रिया आचार्य कुलम में भी लगभग ऐसी ही रहती है। तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय के अब आचार्य कुलम में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को 25% से लेकर 100% तक की छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है, उनके अलग अलग परसेंटेज के आधार पर। जैसे यह व्यवस्था पतंजलि गुरुकुलम में और विशेष रूप से प्रखर रूप से प्राप्त होती है। यह कॉन्टैक्ट है आचार्य कुलम के, तो जितने भी आचार्य कुलम हैं उनके अलग अलग कॉन्टैक्ट भी उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनके अलग अलग कॉन्टैक्ट भी आपको इसमें पीपीटी में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आचार्य कुलम रांची भी चल रहा है, वहां भी लगभग 2200 छात्र नर्सरी क्लास से लेकर के अभी 10वीं कक्षा तक है वहां, तो वहां 2200 छात्र अभी भी पढ़ते हैं आचार्य कुलम रांची में। पूज्य स्वामी दिव्य देव जी वहां देखते हैं। अब आचार्य कुलम चिरांग, कुमारी कट्टा, इनके अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास स्क्रीन पर हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी विशेष बात, यदि पतंजलि गुरुकुलम जैसे आचार्य कुलम में मैंने कहा कि योग यज्ञ या जो प्राचीन हमारी भारतीय दिनचर्या है, शास्त्र हैं, सब कराए जाते हैं, किंतु मॉडर्न सब्जेक्ट्स के साथ मॉडर्न एजुकेशन का आइडियल मॉडल है हमारे पास आचार्य कुलम। अब पतंजलि गुरुकुलम की, चूंकि मैं पतंजलि गुरुकुलम ही देखता हूं, तो मैं विशेष रूप से यदि थोड़ी देर पतंजलि गुरुकुलम की बात करूं तो पतंजलि गुरुकुलम में एक विशेषता तो मैंने यह बताई जो धरती पर कहीं नहीं, वह क्या कि नर्सरी वाले बच्चों का, नर्सरी से लेकर 4th क्लास तक के बच्चों का को एजुकेशन जो है वह पतंजलि गुरुकुलम में मिलती है, यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो छोटे बच्चों को यदि आप पढ़ाना चाहते तो प्ले स्कूल में देखिए भेजना इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि प्ले स्कूल में खाली और खाली खिलाया जाता है उनको, यानी कि यूं समझिए एक माता पिता हैं जो बच्चे की देख रेख नहीं कर सकते तो वो प्ले स्कूल में डाल देते हैं। अब सेम एक बच्चा हमारे पास पतंजलि गुरुकुलम में यदि आता है, एक बहुत छोटा बच्चा, मैं तो कह रहा नर्सरी, प्री नर्सरी, प्ले जिसको कहते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि थोड़े समय तो माताएं भी साथ रहती है, लेकिन 1st क्लास के बच्चे की माता जी साथ में नहीं रहती तो भी बच्चा शांति से रहता है। ये है एक व्यवस्था, आपको यदि थोड़ा समय मिले आप जाएं तो आप जरूर देखना कि 1st क्लास के, मैं भी जब जाता हूं तो कभी कभी पूछता हूँ बेटा आपकी माता जी कहाँ है, माता जी तो नहीं, या दूसरों से पूछ लेते हैं। तो 1st क्लास में भी जो बच्चा है वो बिना माँ के कैसे रह सकता है, थोड़ी सोचने की बात है। और फिर उनमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो स्कूल में गए तो 2 दिन 10 दिन 1 महीना तो थोड़ा रोना तो होता ही है। तो वो छोटे बच्चे कभी थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन वो रह कैसे रहा है ये सोचने की बात है कि 1-2 महीने के बाद वो बिना माँ के भी कैसे रह पा रहे। एक 1st क्लास का बच्चा, उसकी एज आप सोचिए कितनी, 5 वर्ष के लगभग होती होगी। इसी एज के लगभग 1st क्लास में एंट्रेंस लेते हैं, क्योंकि 9 साल का 5वीं क्लास में आप नीचे आ जाइए तो 5-6 साल का बच्चा कैसे रह लेगा, ये सोचने की बात है। तो एक सुरक्षित और जहां बहुत कुछ सीख सकता है वो बच्चा, ऐसा वातावरण पतंजलि गुरुकुलम में दिया जाता है। ये विशेषता है पतंजलि गुरुकुलम की, यानी कि वो छोटा सा बच्चा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी याद कर रहा है, वो छोटा सा बच्चा जो शिक्षा उसको बाहर मिलती, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस बोल देते हैं छोटी क्लासेस में, 5वीं क्लास तक एसएसटी और साइंस को अलग ना बोल करके ईवीएस बोल देते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज कह देते हैं। उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी सीख रहा है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी सीख रहा है। अच्छा, ये तो बाहर पढ़ाया ही जाता है इतना, इसके अतिरिक्त क्या कराया जाता है बाहर किसी स्कूल में? ज्यादा थोड़ा सा कंप्यूटर सिखा देंगे, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा तो और ज्यादा कोई बहुत डिटेल में कोई स्टडी तो कर ही नहीं सकता। थोड़ी बहुत टेबल याद करवा देंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश बुलवा देंगे। यहां पर वो तो पढ़ता ही है, उसके साथ क्या पढ़ता है अतिरिक्त, यानी कि जो बाहर किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है एक छोटा बच्चा 5वीं क्लास तक का, वो यहाँ अतिरिक्त क्या पढ़ता है, या वो सबसे पहले अतिरिक्त पढ़ता है मॉडर्न सब्जेक्ट्स के साथ वो एंशिएंट सब्जेक्ट्स के स्टडी करता है। एंशिएंट सब्जेक्ट हमारे पास संस्कृत व्याकरण शास्त्र, जिसके लिए मैंने हनुमान जी की थोड़ी सी कहानी बताई ताकि उसकी गरिमा ध्यान रहे हमें कि है क्या शास्त्र, बहुत बड़ा शास्त्र है।
पाणिनीय शास्त्र को कहा जाता है कि जो बुद्धि की अप्रतिम कृति है, एक जो सर्वश्रेष्ठ रचना हो सकती है, वह है पाणिनीय अष्टाध्यायी। क्योंकि धरती के सारे शब्दों को आप जो है, संस्कृत के शब्दों को दूसरे शब्द भी बन जाते हैं, उससे हमने भी स्वयं हजारों शब्द बनाए हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी के निर्देशन में नए शब्द भी गढ़े हैं, तो सामर्थ्य है संस्कृत भाषा में। तो इतने सारे शब्दों को 4000 सूत्रों में, और थोड़ा और बढ़े तो 10,000 सूत्र ज्यादा ज्यादा कैसे समेट सकता है कोई। तो वो व्याकरण शास्त्र में उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर उनको संस्कृत लिटरेचर, जैसे कालिदास, बाण भट्ट, ये नाम आपने सुने होंगे, उनकी जो रचना है बच्चों के स्तर पर, क्योंकि सारे के सारे साहित्य उठा करके वैसा नहीं पढ़ाया जा सकता, रामायण महाभारत जो अंश हैं उनकी अनुरूप भाषा में वो पढ़ाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त उनको संस्कृत बुलवाई जाती है, उसके अतिरिक्त उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, उसके अतिरिक्त छोटे बच्चों को स्पेनिश, फ्रेंच, थोड़ी थोड़ी, अभी स्पेनिश से शुरू किया, अभी 7 भाषाओं का कार्यक्रम आगे प्रारंभ होना है। तो इतना छोटा बच्चा, और फिर इसके साथ इतना ही नहीं, उसके साथ वो योग भी सीख रहा है, उसके साथ वो हवन करना भी सीख रहा है, उसके साथ फिर चूंकि पतंजलि गुरुकुलम में काफी ज्यादा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, कम से कम 20 गेम्स रन होते हैं जो कि कोच के डायरेक्शन में रहते हैं। उसमें जैसे मलखम जैसे गेम को आप देखते ही हैं, जो पूरा यूनिक है पूरे भारत में, कहीं ही शायद मलखम का प्रशिक्षण दिया जाता हो, और बच्चे कितना अप्रतिम करते हैं, आप सब देखते हैं हर बार कार्यक्रमों में। तो यह है छोटे बच्चों के लिए विशेष। अब इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि जो है जी इतना सारा बोझ कैसे, बोझ तो नहीं पड़ जाता बच्चों के ऊपर? तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, देखो जब शुरू किया था, अभी छोटे बच्चों की बात मैं बाद में करूंगा, अब मैं अपना एक अनुभव कह सकता हूँ कि जब शुरू किया था तब हमारे लिए भी चैलेंजिंग था कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स, उन्हें पढ़ने में भी उतना ही समय लगेगा जितना बच्चे बाहर समय देते। बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो खाली मॉडर्न सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, उसके अतिरिक्त पढ़ते क्या, उसी का रिजल्ट आता है। यहाँ मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाने ही पढ़ाने, उसके साथ संस्कृत के 3, अभी एक छूट गया स्मरण करने वाला, एक मॉडर्न सब्जेक्ट्स, 2 एंशिएंट सब्जेक्ट, फिर लैंग्वेजेस अलग से, फिर शास्त्र स्मरण करना अलग से। तो हम आज से 5 साल पहले यदि कोई आप में से प्रश्न करता है कि स्वामी जी ये बताओ कि बच्चे इतना कर लेंगे क्या, क्या कोई बच्चा मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी नंबर अच्छे ले आए, यानी कि हम अतिरिक्त, जैसे हम 10th क्लास का रिजल्ट आता तो हम देखते कि हाँ भाई अच्छा रिजल्ट है, विद्यालय का अच्छा रिजल्ट है, अर्थात पढ़ाई ठीक हो रही है। अब तो 10th का भी रिजल्ट आ गया 2 बार जो है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि बच्चे की कमांड होनी चाहिए, जो विषय उसने पढ़े, जैसे हम भी आप भी, यदि 10th क्लास का हमने सिलेबस पढ़ा, हम दूसरों को भी पढ़ा सके, अच्छा उतने भी योग्य हैं। फिर अतिरिक्त क्या करा, उनको 11 से लेकर 21 शास्त्र भी स्मरण है, आज है स्मरण। आज से 5 साल पहले तो थोड़ा सोचता ना व्यक्ति कि एक बच्चा करेगा कैसे, आज तक तो धरती पे तो किसी ने किया नहीं, आज तक कर कैसे लेंगे। अब मैं ये कह सकता हूं, श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज जी ने जो विजन दिया, जो श्रद्धेय आचार्य श्री जी की अपेक्षा थी, वह पूरी हो गई। बच्चे हैं इस धरती पर आज ऐसे जिनके 10th क्लास में, चूंकि अब तक 10th ही पास किया है पतंजलि गुरुकुलम ने, अब 12th का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वे बच्चे ऐसे हैं जिनके 82 से नीचे किसी के नंबर नहीं आए पूरी क्लास के, पूरा रिजल्ट 2 बार का 82 प्लस में। तो ये तो बोर्ड के एग्जाम की बात हो गई। फिर अब दूसरी बात, अब उस बच्चे से आप बात कीजिए, 10th में उसके 82 प्लस में है, पूरी क्लास के कह रहा हूं, 90 प्लस में बहुतों के हैं। अब दूसरी बात देखते हैं, ये तो चलो बोर्ड के एग्जाम की बात हो गई, उस बच्चे को गीता भी स्मरण है, 11 शास्त्र से लेकर 21 शास्त्र तक स्मरण है। बोर्ड के बच्चे हैं ऐसे हमारे पास जो 10th क्लास पास आउट कर चुके हैं, वे संस्कृत भी बोल रहे हैं, वे इंग्लिश भी बोल रहे हैं। उनके ब्रेन का कोई चेकअप करा ले, ब्रेन पर कोई प्रभाव पड़ा हो तब तो कोई बात कहे। किसी विद्यार्थी को आप देख करके ऐसे कह दो कि जी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंकाल सा हो, वो भी जो पढ़ता बहुत है उसके लिए दिखता ऐसा रहता है कि आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा, बाल उड़ जाएंगे, पसलियां निकल जाएंगी, क्योंकि इतना पढ़ रहा है तो वो शरीर पर ध्यान कैसे देगा। तो कोई कुश्ती करके देख ले उन बच्चों के साथ, वे कुश्ती करते हैं, कबड्डी करते हैं, और योग तो अप्रतिम करते हैं, आप सब देखते हैं। तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेधा उनकी कोई, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं उनके ऊपर, शास्त्र उनको स्मरण है, इतना सिलेबस कर दिया। ये पतंजलि गुरुकुलम की महिमा है। तो ये पतंजलि गुरुकुलम वो शिक्षण संस्थान है जहां व्यक्ति, जहां एक बालक या कोई बालिका आ करके अपना बौद्धिक सामर्थ्य
अपना आत्मिक सामर्थ्य, अपना शारीरिक बल कितना बढ़ा सकते हम कुछ नहीं कह सकते। हमने अब तक भी जितना कराया वो कम ही है, और आने वाले समय में अब तक तो यजुर्वेद ही स्मरण किया है विद्यार्थियों ने। आप ऐसा दिन भी देखेंगे कि वे ऋग्वेद भी स्मरण करके सुनाएंगे। ऋग्वेद में केवल और केवल ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं, तो एक व्यक्ति आपको ऐसा भी दिखाई देगा जिसको वो स्मरण है। तो ये बौद्धिक सामर्थ्य कितना हो सकता है हम कुछ नहीं कह सकते। जो हम सुनते हैं परम पूज्य श्रद्धेय गुरु जी महाराज जी के मुख से, श्रद्धेय आचार्य श्री जी के मुख से, कि हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज ऋषि मेधा एक अलग होती, तो वो हमको आने वाले समय में दिखाई देगी। और पतंजलि गुरुकुलम का ध्येय मात्र और मात्र इतना ही है कि पतंजलि गुरुकुलम में एक नारा परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज जी ने दिया कि एजुकेशन फॉर लीडरशिप। अब वो किसको समझ में आएगी, कितनी समझ में आएगी? धरती में अब तक तो कोई स्कूल चलता नहीं जहां ये कहा जाता हो कि आप अपने बच्चे हमें दीजिए, हम उनको नेतृत्व के लिए तैयार करेंगे। ये तो आपको कह देंगे कि डॉक्टर बना देंगे, ये तो कह देंगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पढ़ा देंगे, कोई जो है उनको कंप्यूटर के कोई अलग अलग कोर्सेज करा देंगे, ये तो कह देंगे। लेकिन नेतृत्व के लिए तैयार हो जाएंगे बच्चे? नेतृत्व का अभिप्राय, यदि कृषि के क्षेत्र में कोई, जैसे नेतृत्व तो ऐसा ही होता है कि यदि मैं खेती कर रहा हूं तो खेती ऐसी करूं कि लाखों लोग मेरा अनुसरण करना प्रारंभ कर दें। ये बहुत सरल भाषा में और बहुत अच्छी परिभाषा है नेतृत्व की। फिर लोग अलग परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि राष्ट्र में सबसे अच्छी एक बात कही जाती है, सबसे बड़े बड़े कार्य किस चीज से होते हैं? राजनीति से। सीधी सी बात है, सबसे बड़े कार्य तो राजनीति से होते हैं। भाई आप वहां पर बैठ करके जितने बड़े बड़े निर्णय ले सकते हो कहीं पर नहीं ले सकते आप। लेकिन पूरी धरती पर तो इतना तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन भारत का तो कह ही सकते हैं। पूरे भारत में एक कोई विद्यालय, कोई शिक्षण संस्थान है जहां पर यह पढ़ाई पढ़ाई जाती हो कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा, भाई देश का मुख्यमंत्री कैसा हो, राष्ट्र, एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, एक एमएलए कैसा होना चाहिए, एक एमपी कैसा होना चाहिए। ये पढ़ाई कहाँ पढ़ाई जाती है? जबकि ये भी तो होना चाहिए। भाई डॉक्टर अच्छा होगा तो चिकित्सा अच्छी कर देगा, लेकिन एक राज्य में, एक स्टेट में हजारों लाखों डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भ्रष्टाचार ना करें, कोई इंजीनियर इमारत बनाते समय खराब ना करे, तो नेता के हाथ में होता ही। इतने बड़े बड़े रोड बनते हैं, ये किससे पास होते हैं? हम तो जितना पैसा सोच भी नहीं सकते उतने बड़े बड़े टेंडर पास होते हैं। जब 1,000 करोड़ का टेंडर पास हो तभी तो घोटाले सुनने को मिलते हैं। 50 करोड़ का घोटाला हो गया, 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 200 करोड़ का घोटाला हो गया, होगा कहां से? हमने तो इतना देखा ही नहीं आज तक। किसी का इतना अधिकार हो कि एक साइन से 1,000 करोड़ रुपए पास होते हैं, तो वहां होगा ना 100 करोड़ का घोटाला। और उसको ऐसी शिक्षा तो दी नहीं आज तक। और जितने नेता आप लोग देखते हैं उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने क्या है, नेताओं के बारे में ऐसे सुनने को मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, एक ही बात बोलते हैं कि जो है वही चाय बेचने वाला देखो देश का राजा हो सकता है। कभी इस तरह का वाक्य तो आपने, हमने सुना नहीं कि बहुत पढ़ लिख करके बहुत विद्वान, पहले सुनते थे कि राजा जो है जितेंद्रिय होना चाहिए। एक वाक्य सुना, जितेंद्रिय विद्वान। राजा राम के बारे में भी आप पहले श्लोक पढ़ लीजिए, जितेंद्रिय हैं, विद्वान हैं, तब जाकर के राजा हैं। आजकल हम लोग नेताओं के बारे में, मोदी जी चाय बेचते थे, देखो चाय बेचने वाला भी राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है। नेताओं के बारे में अधिकतर यही छवि रहती है कि अनपढ़ आदमी भी नेता हो सकता है, तो पढ़ा लिखा समझदार भी नेतृत्व कर सकता है राष्ट्र का, और वही करे तो अच्छा है, नहीं तो घोटाला तो होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो पतंजलि गुरुकुलम का ध्येय वाक्य है कि एजुकेशन फॉर लीडरशिप। इसके लिए कठोर नियम है पतंजलि में। गुरुकुलम में आपको आचार्य कुलम में थोड़े नियम हल्के मिल जाएंगे, लेकिन पतंजलि गुरुकुलम में पूरे कठोर नियम है। क्यों? नहीं तो आप ऐसा नेतृत्व का निर्माण कर ही नहीं सकते। ये महाराज जी का पूरा ध्येय वाक्य है कि भाई पतंजलि गुरुकुलम में यदि विद्यार्थियों को निर्माण करना है तो 100% ऐसे अभिभावक चाहिए जो पूर्ण समर्पित हो। यदि वो ऐसे नहीं है तो वो नेतृत्व की भूमिका में नहीं रह सकेंगे वे बच्चे।